Hello students, welcome to the part 2 of chapter political parties. So हम लोग अब part 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, but before starting the part 2, I would like to suggest you that इस वीडियो को देखने से पहले ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है इस चैप्टर का, so पहले आप उसको देखिएगा, then only you will be able to better understand the part 2 of the political parties chapter. So उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, so आप लोग पहले उस पार्ट को देखिएगा, then you should move towards the part 2 of the political parties. तो हम लोग अपना डिस्कस जो था फर्स्ट लेक्चर में ओवर कर चुके थे अबाउट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो अब हम लोग बात करेंगे, उसका लास्ट पॉइंट रह गया था दैट वाज द 3 कंपोनेंट्स. तो अब देखिए 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में. दैट मीन्स ये तीनों जो मतलब ये मेंबर्स होते हैं या फिर 3 कंपोनेंट्स हैं जिनका होना बहुत जरूरी होता है टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी. तो सबसे फर्स्ट जो आता है दैट इज द लीडर्स. देखिए पॉलिटिकल पार्टी की सबसे खास बात क्या होती है, देयर इज अ लीडर, देयर मस्ट बी अ लीडर. एक लीडर होता है जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करता है और उसके फ्रेमवर्क्स बनाता है, उसके गाइडलाइंस क्या होंगे, उनका एजेंडा क्या होगा, वर्किंग प्रोसेस क्या होगा, स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या आइडियोलॉजी होगी. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या होगी, उनका एजेंडा क्या होगा, वो सारी चीजें, बिलीव्स क्या होंगे उस पार्टी के, स्टाइल क्या होगा पॉलिटिक्स का, सारी चीजें जो होता है वो लीडर्स की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है. जैसे हम लोग इसको बहुत इजीली देखिए कैसे समझ सकते हैं, हर चीज को एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए, सबसे इजी हम समझ सकते हैं. देखिए जो करंट अभी हम लोगों के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, जो एनडीए गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं. तो अब देखिए लीडर की पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो उनकी जो पर्सनालिटी है, चाहे वो नेशनल स्फेयर हो चाहे वो इंटरनेशनल फोरा हो, तो वहां पर उनकी पर्सनालिटी ही है. यानी पर्सनालिटी मतलब उनका जो इंटरेक्शन है लोगों के साथ, उनका जो वॉकिंग स्टाइल है, जो टॉकिंग स्टाइल है, जो प्रेजेंटिंग स्टाइल है, तो वो जो मतलब इनर्टिव है और जो एक्सर्टिव है, तो दोनों लेवल में बहुत बेस्ट है उनका, बहुत अच्छा है. तो जब भी वो मतलब हम लोगों ने अक्सर, हम लोग जब न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं ना कि जब वो इंटरनेशनल लेवल पे किसी डिग्नेटरी से मिलते हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, किसी भी अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, तो वहां पर अक्सर उनका जो जेस्चर होता है वो इस तरीके का होता है, हैंडशेक करते हैं एकदम से, वार्म का एक मतलब वार्म हक करते हैं. तो ये क्या होता है, लीडर की पर्सनालिटी. तो लीडर जो होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे लोगों के सामने रखता है, क्या उनके मतलब टारगेट्स रहेंगे अगर वो पावर में आते, बहुत मैटर करता है. और इंडिया जैसे कंट्री में तो देखिए लोगों का क्या होता है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन हम लोगों की ज्यादातर जो है 54% के आसपास जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चरल बेस्ड है. बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलती, बच्चे ऐसे हैं जो जिनको एजुकेशन नहीं मिलती है. तो अब इस कंडीशन में क्या होता है, अब देखिए इस कंडीशन में जो लीडर, जो मतलब कॉमन मास होता है, जो वोट बैंक होता है, दे पीपल आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द लीडर. उन लोगों को नहीं पता होता कि मतलब कौन सी पार्टी क्या है, मतलब इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता होता. हाँ, लेकिन अगर उनको पर्सन्स के बारे में पता होता है, क्यों, क्योंकि वो पर्सन को न्यूज़पेपर में, रेडियो पे या कहीं ना कहीं वो लोगों की बातों से उसको समझते हैं, उसको सुनते हैं कि अच्छा ये पर्सन बहुत अच्छा है, ये नेता बहुत अच्छा बोलता है, ये पर्सन बहुत अच्छा बात करता है, इसका जो मतलब हम लोगों को सोच है बहुत अच्छी लगती है. हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया स्पेसिफिक. तो वहां पर लीडर्स के बारे में, अगर लीडर की पर्सनालिटी अच्छी है तो ऑब्वियसली उनका जो मतलब एक जो कैरेक्टर है, जो उनका एक मतलब फोरा है, जो मतलब ऑरा है, बहुत वाइड होगा. देन एक्टिव मेंबर्स. अब देखिए एक्टिव मेंबर्स जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें एक्टिव मेंबर्स होते हैं, क्योंकि एक पर्सन, अब लीडर अपने आप तो अकेला काम कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या होते हैं बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे उस पर्टिकुलर जो पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी को मानने वाले, और जो उस पार्टी की जो मतलब थिंकिंग है, जो टारगेट्स हैं, जो उनका काम करने का एजेंडा है, उसको मतलब कंसीडर करने वाले वो बहुत सारे लोग हैं, और वो उस पार्टी के एक्टिव मेंबर्स कहलाते हैं. ओके, तो बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स होते हैं उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में जो उस पार्टी को फॉलो करते हैं. देन आता है फॉलोअर्स. देखिए फॉलोअर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि देखिए फॉलोअर्स जितने ज्यादा होते हैं, जिसे कहते हैं फैन फॉलोइंग, तो फॉलोअर्स जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के जितने ज्यादा होंगे, जो सोशल एक्टिविस्ट भी इन्हीं में आते हैं, तो उस पार्टी का जो मतलब एरिया है, जो स्फेयर है, बहुत ज्यादा वाइड होगा. तो अब हम लोग अपने कंट्री में जैसे देखते हैं, हमारे कंट्री में हर पर्सन, मैक्सिमम पीपल मतलब 95 प्लस जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को लिंक करते हैं कि मैं इस पार्टी के लिए बात काम करता हूँ, मैं उस पार्टी से रिलेटेड हूँ, मैं उस पार्टी का सोशल वर्कर हूँ. तो ये सब चीजें क्या है कि वो लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों,
क्योंकि वो लोग उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो मतलब एजेंडा है, जो उनका स्टाइल है, उसको अच्छा मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ओके, सो ये 3 कंपोनेंट्स थे पॉलिटिकल पार्टी के। यहाँ पर हम लोगों का जो टॉपिक था, जो मीनिंग था पॉलिटिकल पार्टी का, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो लेट्स स्टार्ट द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या फंक्शंस होते हैं, मीनिंग पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? तो देखिए, इसको समझने का बहुत आसान तरीका कहाँ पर है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो सबसे फर्स्ट जो आता है फंक्शंस, वो आता है कंटेस्ट इलेक्शंस। कंटेस्ट इलेक्शंस। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो क्या करती है? दे पार्टीज या दीज पार्टीज क्या करते हैं? दे पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शंस। वो जो पार्टी होती है वो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती है, यानी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। तो कैसे पार्टिसिपेट करती है इलेक्शंस में? इलेक्शंस में मतलब अपने जो कैंडिडेट्स होते हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करती हैं और अपने कैंडिडेट्स के नाम पर मतलब वो लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉन्टेस्ट करती है। पूरा का पूरा अरेंजमेंट मतलब इनका होता है और उसके बाद जाके अगर वो इलेक्शंस जीत जाती है तो अल्टीमेटली दैट पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन द रिस्पेक्टिव एरिया, यानी सेंटर या स्टेट जो भी इलेक्शंस है, तो कॉन्टेस्ट करती है इलेक्शंस। ठीक है, तो अब हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया में इलेक्शंस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। तो देखिए, क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट के अंदर से ही क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कहीं मतलब पता नहीं कहाँ से चीजें बनाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं सेंटर के, स्टेट के और लोकल लेवल, ये 3 लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। सेंटर में जो इलेक्शंस होते हैं लाइक पार्लियामेंट, आप लोग ध्यान से समझिएगा, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, देन प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तो ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशंस है, 4 अपने आप में ऑफिस हैं, इनके इलेक्शंस कौन कराता है इंडिया में? इन चारों के इलेक्शंस कराते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 324 से 329 के बीच में। तो इन चारों के इलेक्शंस कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर बॉडी होती है। ठीक है, और 3 मेंबर्स में जो एक होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और +2 कौन होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, और इनकी जो रैंक होती है सबकी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होती है। इनको अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि कौन होगा। आई मीन प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। और इनको हटाया कैसे जाता है, इनको रिमूव कैसे किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया जाता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है अब स्टेट लेवल के इलेक्शंस कौन कराता है। और हाँ, अच्छा एक चीज सॉरी मैं यहाँ पर भूल गई, स्टेट के भी जो इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस भी आपका जो सेंटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वही उसको कंडक्ट करवाता है। देन आता है लोकल इलेक्शंस। लोकल मतलब जो अर्बन एरिया के इलेक्शंस है, लाइक जो डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपैलिटीज के होते हैं इलेक्शंस, और जो अदर इलेक्शंस होते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वगैरह के, मेयर वगैरह के जो इलेक्शंस होते हैं। फिर रूरल लेवल पे जो ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, ब्लॉक समिति के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के होते हैं, जिला पंचायत के। तो इस लोकल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत क्लियर आपको पता होना चाहिए। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो इलेक्शंस लड़ती हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, इन सारे इलेक्शंस में अगर कहीं ना कहीं नाम बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, वहां पर नॉमिनेशन फाइल होता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको सिंबल प्रोवाइड करता है, इनको इलेक्टोरल रोल और जो वोटर की लिस्ट होती है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो सारी यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से पार्टी क्या करती है? इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट फंक्शन ये क्या करती है? फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, देखिए ये क्या करती है, ये जो होते हैं ये गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। यानी कि अगर ये पार्टी जीत जाती है तो ऑब्वियसली सेंटर पे, स्टेट पे या
लोकल लेवल पे जहां पर भी इलेक्शन इन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, दे पार्टी अल्टीमेटली फॉर्म द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, गवर्नमेंट को बनाती है। तो गवर्नमेंट को बनाने का मतलब क्या हुआ कि अब जो कमांड है इनके एरिया की, चाहे अगर हम सेंटर की बात कर रहे हैं तो सेंटर की कमांड इनके हाथ में है, और अभी अपने तरीके से नहीं, एज पर द रूल्स, एज पर द गाइडलाइंस, एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये अपना काम पूरा कंप्लीट करते हैं, मतलब अपना जो काम है कंट्री को रन करने का, एडमिनिस्टर करने का, वो काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका नेक्स्ट फंक्शंस क्या होता है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाना। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इनको क्या काम करना होता है, कंट्री चलानी है, बट कंट्री चलाने के लिए आपके पास कुछ मेथड होना चाहिए ना, कुछ मेथोडोलॉजी। तो पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करती हैं, अपने विजन बनाती हैं, उस विजन को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए मिशन बनाती हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाती हैं, अपने टारगेट सेट करती हैं, गोल सेट करती हैं। तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जैसे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज आती हैं, जैसे अभी जो मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज चल रही हैं, स्कीम्स चल रही हैं, लाइक डिजिटल इंडिया। ओवरऑल सब गवर्नमेंट क्यों करती है, कंट्री के बेटरमेंट के लिए। तो जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, 2015 में आया था, ठीक है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ओके, बढ़ाओ, सॉरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सॉरी। देन स्वच्छ भारत मिशन, जो अभी 2019 में मतलब जिसका टाइम पूरा हुआ महात्मा गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे 2 अक्टूबर 2019, ठीक है। उसके अलावा जो है इन किसानों की इनकम डबल करनी है, डबल इनकम करनी है किसानों की, कब तक, 2022 तक, ठीक है। फिर हाउसिंग फॉर ऑल। तो ये सारी क्या है, गवर्नमेंट के प्लान्स है, पॉलिसीज है, क्यों है, देखिए सबका काम क्या है, ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट करना है ना। और जैसे एनर्जी में कि 40% जो टोटल एनर्जी का होगा वो हम लोगों को 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से बनाना है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज ज्यादा करना है, क्योंकि अभी क्या होता है 70% से ज्यादा जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल यानी कोल से बनती है, तो उसको खत्म करना है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का खतरा बढ़ता जा रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का, पार्टिकुलेट मैटर्स का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, इन सब का। तो अल्टीमेटली क्या, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है मेक द लॉज, मेकिंग लॉज। पॉलिटिकल पार्टीज और क्या करती हैं, जब गवर्नमेंट बनाई जाती है तो दीज पार्टीज यानी दिस गवर्नमेंट मेक्स डिफरेंट लॉज फॉर द रनिंग ऑफ द कंट्री, डिफरेंट लॉज बनाती है इन डिफरेंट फील्ड्स। और क्यों बनाती है, सो दैट कंट्री कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन बेटर वे, बहुत अच्छे से कंट्री को हम लोग रन कर सके। तो लॉज किस किस फील्ड में बनाती है, डिफरेंट लॉज बनाती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, in the field of medicine, in the field of hospitality sector, in the field of tourism sector, for the betterment, for the protection of the environment, preservation of the wildlife, for the protection of the children from the sexual child labor। तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है या फिर मतलब नया प्रोजेक्ट्स लेके आना है, तो वो सारा का सारा जो काम होता है गवर्नमेंट कैसे करती है, लॉज बना के करती है। तो अपने यहाँ तो लॉज बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा लॉज है इंडिया में, तो हर चीज के लॉज बनाए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर इंडिया में, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ओके, सो डिफरेंट लॉज जो होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग अभी रिसेंट में भी इंडिया में लॉज बने हैं, जैसे अभी ट्रिपल तलाक का लॉज आया है, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मुस्लिम वेमेन, है ना, 2019। ट्रांसजेंडर्स के लिए अभी इन्होंने लॉ बनाया है, ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट बनाया है।
और उसके अलावा इंडिया में जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए 1972 का, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके अलावा जैसे चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2006 का है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, और उसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस जिसको पॉक्सो बोलते हैं वो एक्ट है 2012 का। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉज इंडिया में, बहुत सारे लॉज हैं। सिविल प्रोसीजर कोड है 18 सिविल प्रोसीजर कोड है 1973 का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1907 का, सिविल प्रोसीजर वो इंडियन पिनल कोड है आईपीसी जो हम लोग बोलते हैं 1860 का। तो इस तरीके से काफी सारे लॉज बनाए हुए पुराने टाइम से, ब्रिटिश टाइम से ही चला आ रहा है। तो लॉज क्यों बनाए जाते हैं? अल्टीमेटली फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। फिर नेक्स्ट इसमें आता है, देखिए अब जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, दे शेप द पब्लिक ओपिनियन, शेप द पब्लिक ओपिनियन। बहुत इजी पॉइंट है पब्लिक ओपिनियन। देखिए पब्लिक ओपिनियन मतलब जिन पीपल ने, यानी कि जिन सिटीजन्स ने आपको इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में आपको इलेक्ट किया है, तो उनकी जो ओपिनियन है, मतलब उनके हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए, जो वो चाहते हैं कि अगर ये पार्टी पावर में आती है तो ये काम इसको करना चाहिए, तो उसको जो पॉलिटिकल पार्टीज है, यानी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, जो उनकी नीड्स है, उनको वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसको शेप देती हैं। कैसे शेप देती है? कि मतलब उनकी जो नीड्स है, उनकी जो डिजायर्स हैं, उनको पूरा कर सके। अब कैसे काम होता है? देखिए काम कैसे होता है गवर्नमेंट का। एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों के यहाँ पर जो एमपीज होते हैं, एमपीज एमएलए हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, एमपीज होते हैं और एमएलए होते हैं, एमएलसीज होते हैं, है ना। एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको विधानसभा विधान परिषद कहते हैं, तो संसद हो गया, पार्लियामेंट में जो सांसद बैठते हैं। तो एमपीज, अब देखिए ये लोग कौन होते हैं? कुछ नहीं होते, ये लोग इलेक्टेड होते हैं। इलेक्ट कौन करते हैं? ऑब्वियसली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो अब इन लोगों को हम लोग क्यों इलेक्ट करते हैं? पर्टिकुलर इन्हीं लोगों को क्यों इलेक्ट किया? क्योंकि इन लोगों को हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। देखिए लोकसभा में जितने भी एमपीज बैठे हुए हैं, दे पीपल आर रिप्रेजेंटिंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया में टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? इंडिया में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्लस 2 इलेक्टेड सीट्स हैं, सॉरी 2 नॉमिनेटेड सीट्स हैं, नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो यूरोपियन कम्युनिटी से। तो ये टोटल मिला के बनता है 555 जो है वो सीट्स हैं लोकसभा में। मैक्सिमम 52 है, 552, लेकिन अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 545 की है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, किसके? सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं बिफोर इन द पार्लियामेंट। एमएलएज एमएलसीज भी यही करते हैं। तो इनका काम क्या होता है? लोगों की जो भी ओपिनियंस हैं, उनकी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी मतलब उनका जो भी काम है, उसको किस तरीके से फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए अगर आपने यहाँ पर जरा सा भी इग्नोरेंस दिखा दिया, लोगों की जो एम्बिशंस हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उसको आपने अगर फुलफिल नहीं किया, सो यू फॉरगेट अबाउट द कमिंग इन द अपकमिंग इलेक्शन। तो आप भूल जाइए कि आपको दोबारा से फिर कोई पार्टी जो है आप मतलब जीत कर इलेक्शन में आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को अगले इलेक्शंस में कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें आता है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दीज पार्टीज इलेक्ट और दीज पार्टी इलेक्ट द सिलेक्ट द लीडर्स। अपने लीडर्स को ये लोग भी सिलेक्ट करते हैं कि किसको हम अपने पार्टी का लीडर बनाएंगे, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनके भी अपने लीडर्स होते हैं, ठीक है। इनके जो लीडर्स होते हैं उसकी ट्रेनिंग, उसका रिक्रूटमेंट किस तरीके से करना है, तो वो सारी चीजें जो होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड करती हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि लीडर की पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक लीडर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, कैसे वो अपनी कंट्री को, अपने लोगों को दूसरी कंट्री के सामने और खुद को, अपने कंट्री को कैसे वो रिप्रेजेंट करता है बिफोर द पीपल, बिफोर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर लीडर आपका बहुत सॉलिड नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी पार्टी की जो मतलब रेपुटेशन है, जो इमेज है, वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितना एक स्ट्रांग लीडर की होती है। एक स्ट्रांग लीडर विद स्ट्रांग पार्टी होती है। फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये क्या करती है? अब अक्सर जो लोगों की ओपिनियंस होती है उसको शेप करती हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए जो
पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये जो इनका ओवरऑल एजेंडा होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो डेवलपमेंट में कौन सा आता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। सोशल पॉलिटिकल भी आप लोग लिख सकते हैं। तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जो कंट्री का ग्रोथ है, जो हम लोग जीडीपी की टर्म्स में मेजर करते हैं, तो कंट्री का जीडीपी ग्रोथ हम लोगों को अच्छा लेके चलना है। जीडीपी ग्रोथ मतलब कंट्री में जो टोटल प्रोडक्शन है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, वो हम लोगों को काफी अच्छे लेवल पे लेके जाना है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब इक्वलिटी मेंटेन करनी है सोसाइटी में। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल इन द सोसाइटी। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना तो मनी के बेसिस पे, वेल्थ के बेसिस पे, ना ही कलर के बेसिस पे, ना ही जेंडर बेसिस पे। तो नथिंग काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शुड बी इन द सोसाइटी, तभी आपकी सोशल जो डेवलपमेंट है वो ऊपर हो पाएगा। तो नेक्स्ट इसमें आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल लेवल पे जो भी राइट्स हैं, जो सिविल राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, लाइक राइट टू इक्वल, जो राइट टू वोटिंग राइट हो गया, और जो लीगल राइट्स हो गए, एक बेटर मतलब कंटेस्ट कर सके हम इलेक्शंस को, तो ये सारे जो राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, तो ये भी जो सिटीजन्स है दे शुड आल्सो अवेल दिस बेसिक राइट्स। तो तभी हमें पता चलेगा जो कंट्री की हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैसा रोल प्ले करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या नेसेसिटी होती है, क्या नीड होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। अब नीड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि अब देखिए, अब हम इस टॉपिक को कैसे समझ के चलेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज, इफ देयर वर नो पॉलिटिकल पार्टीज, सो व्हाट वुड हैपन। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो क्या होता। ठीक है, तो हमको इसको इस तरीके से समझ के चलना है, नीड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, सो नीड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, अब पॉलिटिकल पार्टीज की नीड यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, तो हम लोगों को वो समझना है। तो पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले क्या करती हैं, दे जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है, दीज पार्टीज बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो हमें पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो अपने कंट्री के एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कंट्री के बेटर गवर्नेंस के लिए हम लोगों को एक पॉलिटिकल पार्टीज का होना बहुत जरूरी होता है। फिर सेकेंड इसमें आता है फॉर गुड गवर्नेंस, अच्छे गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए, गवर्नेंस सिस्टम के लिए। देखिए, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम है दैट इज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और मतलब सब कुछ एकदम क्लियर है, नथिंग इज हाइडेड, कुछ भी छुपाया नहीं गया है, सब कुछ जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि गवर्नमेंट की वर्किंग क्या हो रही है, और मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ द करप्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है इसमें, पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्या होती है, चॉइस, बेटर चॉइस हम इसको बोल सकते हैं कि बेटर चॉइस, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, चॉइस फॉर द पीपल। देखिए, चॉइस फॉर द पीपल, क्योंकि देखिए अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे हम लोग देखते हैं कई कंट्रीज में, लाइक चाइना में, नॉर्थ कोरिया में एक ही सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो उन कंट्रीज में क्या होता है कि वो कंट्री ऑटोक्रेटिक सिस्टम की तरफ इंक्लाइन कर जाती हैं। तो अगर मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टीज है तो पीपल हैव द ऑप्शन, पीपल हैव द चॉइस टू सेलेक्ट वन ऑफ द गवर्नमेंट, वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, कि आप कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी आप इलेक्ट कर लीजिए जो आपको लगता है कि आपकी नीड्स को, आपके कंट्री को बेटर अच्छा काम कर सकते हैं आप लोगों को लेके। तो चॉइस मिल जाती है किसको, लोगों को वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट करने में। फिर नेक्स्ट इसमें आता है पॉलिटिकल पार्टीज और क्या 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 नीड होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, बेटर लॉस फॉर्मुलेशन। तो बेटर लॉस फॉर्मुलेशन या बेटर लॉस हम लोग अगर लिख दें तो देखिए, लॉस फॉर्मुलेट करती हैं,
तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट लॉज बनाती हैं रिलेटेड टू द वेरियस फील्ड्स, जो भी उनको लगता है कि इस फील्ड में ज्यादा अच्छा काम होना चाहिए, इस फील्ड को और ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो पर्टिकुलर उस फील्ड के लिए जितने भी लॉज जो डिजायर्ड होते हैं, जो नेसेसरी होते हैं, उसको जो पॉलिटिकल पार्टीज है फ्रेम करती है। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है वो आता है अपोजिशन का, रोल ऑफ द अपोजिशन। देखिए अब मैंने आपको बताया कि अगर एक ही सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होगी तो व्हाट वुड हैपन, वो डिक्टेटर बन सकती है, अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकती है और एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको स्टैब्लिश कर सकती है। तो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है कौन, जो हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज होती है। कैसे, देखिए जो एक पार्टी है यानी जो पार्टी विन होके पावर में आती है, रूल करती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो हो गई मेन रूलिंग पार्टी। लेकिन अब उस पॉलिटिकल पार्टी के अलावा जो पार्टी, द पार्टी विच लूज द इलेक्शन, जिसने इलेक्शन लॉस्ट किए हैं, हार गई है, तो वो पार्टी क्या करती है, दैट पार्टी प्लेज द रोल ऑफ द अपोजिशन। अपोजिशन मतलब जो अब गवर्नमेंट के सामने आके खड़ी हो गई है, और ये पार्टी क्या करती है, अपोजिशन पार्टी क्या करती है, दैट पार्टी आस्क द क्वेश्चंस। ये गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंट पॉलिसीज पे, डिफरेंट डिसीजंस पे, और अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं, व्हाई दी अपोजिशन जो पार्टी होती है दैट आस्क द क्वेश्चन, चेक एंड बैलेंस करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, है ना भाई, गवर्नमेंट अपना काम सही कर रही है नहीं कर रही है, कुछ ऐसा तो नहीं है वेदर द गवर्नमेंट इज अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, लिमिट क्रॉस करना। कहीं गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्रॉस कर रही है, आई मीन अल्ट्रा वायर कर रही है, अपने लिमिट से बाहर, जो मतलब पावर्स उसके पास नहीं है, फिर भी वो वहां पर काम कर रही है। तो अल्ट्रा वायर्स तक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट बिल्कुल सही काम कर रही है एज पर द एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क, रूल्स, रेगुलेशंस, और चेक एंड बैलेंस करती है। तो अपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। देखिए हमारे यहाँ तो क्या है, जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, वहां पर पर्टिकुलर जो अपोजिशन पार्टीज होती है उनके मिनिस्टर से बनाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। तो अपोजिशन का लीडर बनने के लिए देखिए हमारे यहाँ पर कंडीशंस हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो है अपोजिशन का लीडर कब बना सकती है, तो अपोजिशन का लीडर वो पॉलिटिकल पार्टी तब बनाएगी जब उसको जस्ट 1 मिनट, अपोजिशन का लीडर कब बनाते हैं, जब उस पर्टिकुलर, देखिए एक पार्टी तो विन होके पावर में आ गई है, जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है हाउस में, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेवल हो, तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बाद जो फर्स्ट, जो मतलब विनिंग पार्टी के बाद जो भी जितनी पार्टीज बचती हैं, अगर उन्हें किसी भी एक पार्टी के पास 10% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा या हाउस लिख देते हैं क्योंकि कहीं का भी हो सकता है, राज्यसभा, लोकसभा, हाउस, है ना, हाउस मतलब कोई सा भी हाउस आ जाता है। तो अगर 10% ऑफ टोटल सीट्स उस पर्टिकुलर पार्टी के पास है, तो वो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन इलेक्ट मतलब अपॉइंट कर सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन अपना अपॉइंट कर सकते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, यानी जो अपोजिशन की पार्टी है, उस अपोजिशन की पार्टी को ये पर्सन जो होगा वो राज्यसभा में या लोकसभा में क्या करेगा, वहां पर रिप्रेजेंट करेगा और गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है लीडर ऑफ अपोजिशन। तो देखिए इंडिया में क्या, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये हो गया कि जो अपोजिशन पार्टी है उसको कम से कम कितनी सीट्स चाहिए, करीब 55 सीट्स चाहिए लोकसभा में लीडर बनाने के लिए। लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट पिछली जो लोकसभा थी, 16th लोकसभा जो थी, और अभी जो लोकसभा चल रही है 2019 में के इलेक्शन के बाद, दैट इज द 17th लोकसभा। तो 16th लोकसभा और 17th जो लोकसभा थी, यहाँ पर कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। क्यों? क्योंकि किसी भी पार्टी के पास क्या नहीं था, जो 10% की सीट्स थी, यानी कि जो 55 सीट्स चाहिए थी, परसेंट नहीं, 55 नंबर ऑफ सीट्स जो चाहिए थी, वो उनके पास नहीं थी। तो इस वजह से क्या हुआ, वहां पर वो लोग अपना इलेक्शन, जो लीडर थे अपोजिशन का, उसको नहीं बना पाए। ओके, तो ये सारे के सारे जो थे नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद के जो भी टाइप्स होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, अब इंडिया में कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या मतलब क्राइटेरिया होता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी,
एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो सारे हम लोग अपने जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे वहाँ पर हम लोग उनको अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेटर आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। टिल देन, थैंक यू।